बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 करेंगे, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है रिपल टाइम और उसकी हम देखेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यानी उन्हीं जो पहले हमने एक टॉपिक किया था रिपल टाइम, वाटर्स के अंदर हमने वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी, उन्हीं वेव्स की देखेंगे कि डायफ्रैक्शन कैसे होती है। इससे पहले हमने रिपल टाइम की कंस्ट्रक्शन पढ़ा था कि वो कैसे कैसे बनी हुई है, उसमें हमें कैसे जब पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कराए थे, सारी उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था कि जो वेव्स पानी के अंदर हमने प्रोड्यूस करवाई थी उसके अंदर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था कि उस पानी के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। और अब हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन का प्रोसेस कि जो पानी के अंदर हमने वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी उसमें ये डायफ्रैक्शन जो है वो कैसे प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स होता क्या है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स व्हेन वेव्स पासिंग थ्रू एन ओपनिंग, जब वेव्स गुजरती हैं किसी भी ओपनिंग का मतलब किसी भी खाली जगह से, whose size, जिसका साइज somewhat smaller than the wavelength of waves, यानी जिसका साइज उसकी वेवलेंथ से कम होता है, then the waves spread, तो वेव्स फैल जाती है, स्प्रेड आउट यानी बाहर फैल जाती है, इन सर्कुलर फॉर्म यानी सर्कल फॉर्म में, गोल शेप में, while passing through an opening, जब उस ओपनिंग में से, उस खाली जगह में से गुजरती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, तो इस फिनोमेना को कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। क्या मतलब है कि जब वेव्स किसी भी ओपनिंग में से, किसी भी खाली जगह में से गुजरती है तो क्या होता है कि वो क्या करती है, अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए तो वेव्स उसके साथ टकराने के बाद जो है वो सीधी नहीं गुजरती बल्कि उसके किनारों के साथ टकरा के सर्कुलर फॉर्म में बेंड होना शुरू हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जिस तरह फर्स्ट कर लो कि अगर हम लाइट की बात करें, जैसे रोशनी सूरज से हमें मिल रही है, अगर हम उसके रास्ते में कोई रुकावट ऑब्स्टेकल्स रख दें, फर्स्ट कर लो हमने ये 2 ईंटें रखी हुई हैं, यहाँ से वेव जो है वो नहीं गुजर सकेगी, यहाँ से भी गुजर नहीं सकेगी लाइट सॉरी, और यहाँ से जो जब लाइट गुजरेगी तो जब इसके किनारों से टकराएगी तो वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में, इसको सेमी सर्कुलर वेव्स भी कहते हैं। सेमी सर्कल सब क्या बना रहा है, सर्कल ऑफ द हाफ ऑफ द सर्कल, यानी एक फुल सर्कल है आपके पास, जब उसका हाफ करेंगे तो वो सेमी सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो सेमी सर्कल फॉर्म में बेंड हो रही है वेव्स, उसको हम कहते हैं ये डायफ्रैक्शन हो रही है। तो डायफ्रैक्शन होने के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, एक तो 2 ऑब्स्टेकल्स यानी 2 हमने रुकावट रखना ज़रूरी है, दूसरा उनका जो डिस्टेंस है, उनका फासला है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द वेवलेंथ, यानी जो वेव्स की वेवलेंथ होती है उसके बराबर उनका डिस्टेंस रखेंगे, तब ये डायफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो सही हो सकेगा। अब हमने रिपल टाइम में हमने क्या किया था कि इस तरह से एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे था, इसके ऊपर हमने ग्लास को रखा था, उसके ऊपर एक वुडन जो है वो ब्लॉक रखा था और एक मोटर रखी थी। जब मोटर जो है उसको स्विच ऑन करते थे वो वाइब्रेट करती थी, वाइब्रेट करने की वजह से उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती थी, इस तरह से प्लेन वेव्स प्रोड्यूस होगी। प्लेन वेव्स क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने पानी जो है वो बहुत थोड़ा लिया है, बहुत कम पानी लिया है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा पानी लीक होता तो उससे इस तरह की बड़ी बड़ी वेव्स बनती थी, लेकिन ये वेव्स हमें प्लेन वेव्स जो है वो नजर आएगी, क्योंकि मोटर को हमने इस वुडन को बिल्कुल पानी की सतह के बिल्कुल साथ रखा हुआ है, उसके अंदर डिप नहीं किया, बिल्कुल उसके ऊपर साथ रखा हुआ है, इस वजह से ये इस तरह से प्लेन वेव्स बनेंगी। अब ये वेव जब यहाँ से इस तरह से पास आउट कर दी होती हैं, अगर इनके रास्ते में हम ये रख दें रुकावट, 2 ऑब्स्टेकल्स रख दिए हैं, ये कोई भी आप वुडन ब्लॉक रख लें, कोई भी चीज़ रख सकते हैं जिससे बस ये कि इसकी रुकावट होनी चाहिए, तो ये 2 हमने ऑब्स्टेकल्स रख लिए। अब यहाँ से जब वेव्स यहाँ से तो गुजर नहीं सकेगी, सिर्फ ये जो ओपनिंग नजर आ रही है, खाली जगह नजर आ रही है, इसके अंदर से वेव्स गुजर जाएंगी, यहाँ से जब गुजर के जाएंगी तो यहाँ से इसके कॉर्नर से ये टकराएंगी, जब ये कॉर्नर से टकराएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएगी, और ये किस शेप में बेंड होगी, सेमी सर्कुलर शेप में। तो ये जो बेंडिंग हो रही है वेव्स की, ये जो फैल रही है सेमी सर्कुलर शेप में, इसको बोलेंगे कि डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हो रही है। अगर हम यहाँ से देखें
ये हमारे पास दो कोई भी ऑब्स्टेकल्स हमने रखे हैं, हमारे रुकावट रखी है, यहाँ से वेव्स आ रही है, ये वेव्स को लाइन शो कर रही है। जब वेव यहाँ से गुजरेंगी तो इसके किनारों के साथ टकराएंगी, कॉर्नर से एज से टकराएंगी। टकराने के बाद ये इस तरह से बेंड होना शुरू कर देंगी और बेंड किस तरह होगी, इनकी सेमी सर्कुलर शेप बनेगी। अब इन दोनों के दरमियान जो है वाइड गैप, स्मॉल डिफ्लेक्शन इफेक्ट, यानी गैप हमने थोड़ा इसका पूरा रखा हुआ है, ज़्यादा रखा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रही है, तंग वेव्स बन रही है हमारे पास, और ज़्यादा जो है वो सर्कुलर फॉर्म में भी नहीं आ रही। अब हम अगर इन्हीं का जो है वो कम कर दें, दोनों का डिस्टेंस कम कर दिया जाए, जो हमने रुकावट रखी है डिस्टेंस कम किया जाए, तो क्या होगा, यहाँ से वेव जब आएंगी, यहाँ से टकराने के बाद ज़्यादा इनकी जो है वो बेंडिंग होना शुरू होगी, ज़्यादा इनकी शेप जो है वो सेमी सर्कुलर नजर आएगी और ये वेव्स एक दूसरे के नज़दीक होंगी। नैरो गैप मतलब कम गैप हम रखेंगे, तंग रखेंगे इसको, स्मॉल डिफ्लेक्शन इफेक्ट, तो उसका कम डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका बिल्कुल नज़दीक जो है वो वेव्स हैं। अगर हम क्या करें, उसी गैप को बहुत ज़्यादा करते हैं, लार्ज वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ ज़्यादा हम सुना, इनका गैप ज़्यादा कर दें, लार्ज डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह वेव्स आएंगी यहाँ से, तो जब गैप ज़्यादा होगा तो इसमें पूरी वेव्स होंगी और इसमें बड़ी जो है वो फैलना शुरू कर देगी और डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अब हमने दो पॉइंट इसमें पढ़े थे, पहला कि ऑब्स्टेकल लाजमी होने चाहिए, दूसरा हमने वहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। डिस्टेंस वेवलेंथ इक्वल होने से क्या बात है कि फर्स्ट कर लो, ये आपके पास कोई से दो ऑब्स्टेकल्स रखे हुए हैं, यहाँ से वेव ये इस तरह से बन गए। अब ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसी को वेवलेंथ कहते हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस है इस वेवलेंथ का। अब अगर हमने इसमें की क्लोज वेव्स को प्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा हम देख लेते हैं, ये दो ऑब्स्टेकल्स है, अब इसका ये गैप हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो वेव्स भी ज़्यादा इससे बड़ी प्रोड्यूस होंगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होगा और ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ है। अब ये देखिए, ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, वेवलेंथ इसका ज़्यादा, और इसका जो वेवलेंथ है कम है। तो जितना इसका साइज है, हमने इन गैप्स का साइज भी इसके साइज के मुताबिक रखना है। अगर हमने कम जो है वो रिफ्लेक्शन करवानी है तो इसका साइज जितना यहाँ से यहाँ तक, इतना ही साइज हम इन के दरमियान ये ओपनिंग्स का रखेंगे। अगर हमने बड़ी वेव्स पर प्रोड्यूस करवानी है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन करवानी है, तो जितना ये वाला साइज है यहाँ से यहाँ तक, इतना ही साइज हम इन दोनों के दरमियान इतना ही वक्फा रखेंगे। और जितना वेवलेंथ का साइज होगा, जितना ये साइज है, इतना ही साइज इसके दरमियान वक्फा रखेंगे, तो तब ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अगर हम ये कम वाले वेवलेंथ, कम इसका डिस्टेंस रखेंगे, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ये कम रखेंगे, उससे कम डिफ्लेक्शन होगी, वेव्स एक दूसरे के नज़दीक होंगी, डिफ्लेक्शन सारी वेव्स है वो नज़दीक होंगी, और ज़्यादा अगर हम डिस्टेंस रखेंगे तो लार्ज डिफ्लेक्शन होगी। तो अब हम देखते हैं, हमने तीनों टॉपिक में हमने जो रिपल टाइम के 3 क्लासेस पढ़े थे, वो उनमें क्या डिफरेंस है, मेन उसके ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इन तीनों में ये डिफरेंस है। तो मेन इनका जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं, ये आपने तीनों पॉइंट्स हैं, इनका मेन डिफरेंस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपने लाजमी याद रखने हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या आता है, रिफ्लेक्शन में क्या आता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन में मेन आपने याद रखना है कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी एक मीडियम से जब वो एंटर होती है तो वो उसी मीडियम में टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, यानी सेम मीडियम होता है, एक मीडियम में से आती है और रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है। नो मीडियम चेंज, इसमें कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता क्योंकि वेव दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाती है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी क्योंकि वेव जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ रही है, उसी मीडियम में वापस आ रही है, इस वजह से एंगल भी चेंज नहीं होंगे, जितना इंसिडेंट एंगल होगा यानी वेव्स के जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्शन में क्या प्रोसेस है कि बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव जो है वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, अपने असल रास्ते से जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। चेंज किस वजह से करती है, स्पीड उसकी चेंज होती है, इस वजह से बेंडिंग होती है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है।
इसमें मीडियम भी चेंज होता है, क्योंकि मीडियम चेंज तभी होगा जब उसकी स्पीड चेंज होगी, और स्पीड तभी चेंज होगी जब उसकी वेवलेंथ चेंज होगी। तो मीडियम इसमें चेंज होता है, जबकि इसमें मीडियम चेंज नहीं होता। और एंगल भी चेंज होगा, जाहिर ही बात है, जब मीडियम चेंज हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, जब वेवलेंथ चेंज होगी उसकी वजह से इनके एंगल्स भी चेंज होंगे। और डायफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, यानी वेव्स बेंड भी हो रही होती है, मुड़ भी रही होती है, और स्प्रेड यानी फैल भी रही होती है अराउंड द कॉर्नर, किनारों से जब वो टकराती हैं ऑफ द ऑब्स्टेकल, यानी जो रुकावट हमने रखी है उसके किनारों से जब वो टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं या बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और क्या बनाती हैं, सेमी सर्कल्स बनाती हैं, यानी सर्कल के हाफ जिस तरह होता है उस तरह से वो शेप, उस शेप में। और साइज ऑफ गैप चेंज द शेप, यानी साइज ऑफ गैप, यानी गैप का साइज अगर हम चेंज करें, शेप विल आल्सो चेंज, तो डायफ्रैक्शन की शेप भी चेंज होती है। यानी गैप हम कम रखेंगे तो उसकी शेप डिफरेंट बनेगी, गैप ज़्यादा रखेंगे तो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो शेप जो चेंज किस वजह से होगी, उन दोनों ऑब्स्टेकल्स के दरमियान गैप को कम ज़्यादा करने से, जो हम पहले देख सके हैं। तो ये मेन 3-4 पॉइंट है, तीनों का मेन डिफरेंस है, ये आपने लास्ट में याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।